हमारी लाइफ में यूटिलिटी ऐड करती हैं, जो हर रोज हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म तो बिल्कुल खत्म, 100 साल के अंदर अंदर वो रिन्यू तो नहीं होंगे। ये जो कोल होता है वो हमारा बनता है डेड रिमेन्स ऑफ लैंड प्लांट्स, और नीचे बन जाएगा ब्लैक कलर का लिक्विड जिसे हम बोलते हैं कोल टार। एक के ऊपर एक लेयर आ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे अगर मैं वेपर को वापस से लिक्विड में लेके आ रही हूँ तो मैं क्या करवाती हूँ, उसको कंडेंसेशन करवाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मजे से होंगे। कमेंट सेक्शन में एमएसटी मस्त, एकदम मस्त मस्त एंड मस्त। तो चलो भाई, आज हमने अपना रैपिड रिवीजन करना है कोल एंड पेट्रोलियम का। जल्दी से 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को रिकवर करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास हमने पढ़ना है कोल के बारे में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के साथ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्सेज होते क्या हैं, व्हाट आर रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं, जो हमारी लाइफ में यूटिलिटी ऐड करती हैं, जो हर रोज हम यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। जो चीजें हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, यूजेस हमारी लाइफ में ऐड कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। तो जैसे सनलाइट है, फॉरेस्ट है, पत्थर है, ऑयल है, सॉइल है, स्काई है, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, ये सब चीजें क्या हैं, रिसोर्सेज ही हैं। फिर उसके बाद हम अगर देखें, हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं और एक टाइम के बाद यार वो खत्म हो जाएंगे। अगर हम उन्हें यूज करते रहे, एक टाइम के बाद दे विल बी फिनिश्ड। ओके, टाटा बाय बाय। और एक रिसोर्सेज होते हैं इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जितना मर्जी उन्हें यूज करो वो भर भर के हमारी जिंदगी में है और वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। दे आर इनफाइनाइट, मतलब कभी नेवर एंडिंग, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसमें एग्जांपल है वाटर, एयर एंड सनलाइट। इसमें एग्जांपल है फ्रेश वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम। फ्रेश वाटर हमने आपको बोला कि हमारे पास जो पानी है, हमारा वाटर प्लैनेट है, अर्थ है ना, इसमें पानी इतना ज्यादा है कि वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो फ्रेश वाटर है, यानी कि जो हमारी अर्थ में फ्रेश वाटर है 2%, वो कभी भी खत्म हो सकता है, उसको हमें बार बार रीन्यू करना पड़ता है। अगर वो एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसे जो नॉर्मल पानी है वो क्या है, इनएग्जॉस्टेबल। उसमें भी अगर हम देखें, हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दो तरह के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। हमने अभी बताया कि हमारे पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो हैं जो एक टाइम के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खत्म हो रहे हैं, उनको हम रीन्यू कर दें, दोबारा से रिप्लेनिश करवा दें विद इन 100 ईयर ऑफ टाइम स्केल। 100 ईयर मतलब ह्यूमंस की एज को हम मान के चल रहे हैं कि भाई 100 साल तक हम जिंदा रहते हैं। 100 साल के अंदर अंदर जो चीज रिन्यू हो रही है, रिप्लेनिश हो रही है, उसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल है जैसे फ्रेश वाटर, सॉइल। फ्रेश वाटर क्या होगा, बारिश आएगी, दोबारा से उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, उसे हम ग्राउंड वाटर से लेके जाएंगे, उसके बाद हम उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेंगे, यूज करते रहेंगे, है ना। ऐसे ही जो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म तो बिल्कुल खत्म, 100 साल के अंदर अंदर वो रिन्यू तो नहीं होंगे। जैसे हमारे पास कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। मिलियन ऑफ ईयर्स चाहिए इनको रिन्यू करने में ही, तो उतनी देर तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। बहुत साल पहले हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, बेचारे बहुत सही जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एकदम से अर्थ के ऊपर सारी की सारी डिस्ट्रक्शन हुई और फिर क्या हुआ, इनके क्या बन गए, इम्प्रिंट्स बन गए, इनके रिमेन्स रह गए। इनके क्या रह गए, रिमेन्स रह गए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब इन्हीं फॉसिल्स से जब हम बर्न करके फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। उन्हें क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। जब इन्हीं फ्यूल्स को, इन्हीं फॉसिल्स को यूज कर रहे हैं, हम एनर्जी जनरेट करवा रहे हैं उनसे, उन्हें बोलते हैं फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स। इसमें एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल। क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल, एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉसिल्स कैसे बन रहे हैं, पहले जो जीव जंतु थे वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह जिंदगी जी रहे थे, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुई, उनकी जो क्या बोलते हैं बोन्स वगैरह थी सारी दब गई,
फिर अर्थ की लेयर्स उनके ऊपर और आती रही एंड अल्टीमेटली वो क्या बन गए, फॉसिल्स बन गए। अल्टीमेटली वो हमारे पास फॉसिल्स बन गए। अब उन फॉसिल्स से थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हमने फ्यूल जनरेट शुरू करने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बनना शुरू हुआ, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हम एक चीज जल्दी से ध्यान में रखें, जो कोल होता है वो हमारा बनता है डेड रिमेन्स ऑफ लैंड प्लांट्स, मतलब फॉरेस्ट वेजिटेशन, जो वेजिटेशन होती है उससे हमारे पास कोल बनता है। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है वो बनता है मरीन प्लांट्स और एनिमल से। मरीन का मतलब वाटर, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल से बनता है हमारे पास पेट्रोलियम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कैसे कोल बनता है, सबसे पहले हमारे पास क्या थे, स्वैम्प्स थे। स्वैम्प्स क्या होता है हमारे पास, वो वाले इलाके, वो वाले फॉरेस्ट जहां पे पानी इकट्ठा हुआ होता है। तो वो वाले हमारे स्वैम्प्स थे, उनके अंदर क्या हुआ, जो पेड़ थे एक बार डिस्ट्रक्शन हुई, वो पेड़ गिर गए, फ्लड्स वगैरह आए, है ना, उनमें क्या आए, फ्लड्स वगैरह आए और पेड़ सारे गिर गए। जब पेड़ सारे गिर गए तो उन पेड़ के ऊपर वो दोबारा से एक बार जो पेड़ थे हमारा पीट बन गया, हमारा क्या बन गया, पीट बन गया। उसके बाद जो फर्दर ट्री थे दोबारा खड़े हुए, एक बार जब पूरा लैंड डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद दोबारा भी तो धरती अपने आप को जीवित करती है ना, दोबारा ट्रीज खड़े हुए, फिर दोबारा से क्या आए, फ्लड्स आ गए, है ना। फिर उसके बाद कैसे एक दूसरे के ऊपर लेयर बनती रही, बनती रही, बनती रही, बनती रही, ऐसे लेयर बनती रही, बनती रही, बनती रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा और एनएरोबिक बैक्टीरिया एक्ट किया। एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है, उस बैक्टीरिया ने यहां पे आके काम किया और ये सारे डेड चीजों को, डेड वेजिटेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस प्रोसेस को एनसीईआरटी से हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, बिकॉज जो कोल है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। बट हमें पता है कि हम इस प्रोसेस को कोलिफिकेशन ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे हम इसे बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अब लेबोरेटरी में हम कोल से क्या क्या बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे कोल का चूरा चूरा पाउडर होगा, आपने उसे हीट किया और यहां से आपके पास निकल रही है कोल गैस। यहां से क्या निकलेगी, कोल गैस, और नीचे बन जाएगा ब्लैक कलर का लिक्विड जिसे हम बोलते हैं कोल टार। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोल को हीट किया, इधर से हमारे पास गैस निकली और वो जब इस ट्यूब के अंदर गई, इस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी हमारे पास पानी था। जब वो गैस, अमोनिया गैस यहां से निकल रही है, यहां से कौन सी गैस निकल रही है, अमोनिया गैस। जब वो पानी में गई उसने बनाया अमोनिकल लिक्कर। क्या बनाया, अमोनिकल लिक्कर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अमोनिकल लिक्कर बनाया और नीचे बना कोल टार, और इनमें से गैस अलग से निकली कोल गैस। और अब इस कोल से हमारे पास कोल गैस भी बन गई, कोल टार भी बन गया, और जो पीछे कोल बचा उसे हम बोलते हैं कोक। जो पीछे कोल हमारा रेजिड्यू रह गया उसे हम बोलते हैं कोक। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें 3 प्रोडक्ट्स कोल से मिलते हैं। तो उन 3 प्रोडक्ट्स को अगर थोड़ा सा जल्दी से हम देखें तो हमारे पास जो कोल गैस होती है ये एक गैसियस फ्यूल है, मतलब गैस जैसे निकल रही है ना, इसको हम गैसियस फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसको हमने स्ट्रीट लाइट के लिए भी यूज किया था। और ये मिक्सचर है मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये 3 चीजों का मिक्सचर होता है, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो है यूज एज अ स्ट्रीट लाइट। दूसरा ये हम, इससे हीट बहुत अच्छी मिलती थी, तो इसको ज्यादातर तो हम यूज करते हैं एज अ हीट सोर्स, लेकिन शुरू शुरू में इससे लाइट भी मिल रही थी तो उन्होंने कहा कि हम इसे यूज करेंगे एज अ स्ट्रीट लाइट ऑल्सो। लेकिन बाद में ये चीज थोड़ी सी फेल हो गई क्योंकि लाइट वो इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास है कोल टार। कोल टार जो होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का बहुत थिक लिक्विड है, स्मेल इसकी बहुत गंदी होती है। इसके अंदर 200 कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके इसमें 200 प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स, जिसमें से मेन क्या है, बेंजीन, नैफ्थलीन, बेंजीन और नैफ्थलीन। एंड हम यहां पे इट इज यूज्ड टू मेक ड्रग्स वगैरह में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है, परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है। तो इन चीजों के अंदर हम कोल तार को यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोक। मैंने आपको क्या बताया, कोक जो है वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट आपको कार्बन का देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो इसका सरफेस होता है वो पोरस होता है। इसके अंदर आपको पोर्स देखने को मिलेंगे। कोक के अंदर पोर्स देखने
देखने को मिलेंगे और एक बेटर फ्यूल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोल। कोल से अच्छा फ्यूल कोक है क्योंकि यहां पे मेरे पास 98% कार्बन है। दूसरा, इसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे मेरे पास अगर जिंक ऑक्साइड है, इधर से मुझे अगर जिंक को अलग करना है तो मैं कोक के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी तो मुझे जिंक अलग मिल जाएगा और कोक और ऑक्सीजन का अलग मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। समझ में आया? तो इस हिसाब से हम इसे यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी चीज मैं क्या बता रही थी, इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं एंड इट इज अ बेटर फ्यूल। ये बहुत ज्यादा बेटर फ्यूल है बिकॉज यहाँ पे लेस स्मोक प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारे पास क्या है, ये भी एक तरह का हमारे पास डार्क कलर का बहुत गाढ़ा लिक्विड प्रेजेंट होता है जो रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड होता है, जो पत्थरों रॉक्स के अंदर ट्रैप्ड होता है। इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होती है। अगर हम इसकी बात करें कैसे बन रहा है, हमारे जो एनिमल्स थे, जो हमारे समुद्र के एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे मिलियन ईयर्स के पहले, बहुत सारे मिलियन ईयर्स पहले जो हमारे पास ये समुद्र के एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स क्या थे, समुद्र में भी डिस्ट्रक्शन हुई, ये एनिमल्स मर गए और ये नीचे गिर गए। यहां पे आप इनकी बोन्स देख सकते हो। फिर जब ये नीचे जाके धंसते रहे दोबारा से एक के ऊपर एक लेयर आ रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और साथ में मेरे पास ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया ने आके एक्ट किया और यहां पे मेरे पास क्या बन गया, पेट्रोलियम। सेम इसी तरीके से पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस बनती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। पेट्रोलियम के ऊपर हमारी गैस बनती है जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। तो ये है हमारे पास नेचुरल गैस, ये है पेट्रोलियम और ये नीचे जो है वो है पानी। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले ड्रिलिंग रिग्स डाल लूंगी, ये मेरे पास ड्रिलिंग रिग्स हैं, तो सबसे पहले कौन उठता है, रोल नंबर 1। तो सबसे पहले गैस बाहर निकलती है, सबसे पहले हमारे पास गैस बाहर निकलती है जो कि क्या है, नेचुरल गैस, जो कि क्या है, नेचुरल गैस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकलता है, पेट्रोलियम। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रेजेंट वाटर। उसके बाद क्या है, वाटर। तो जो नेचुरल गैस है, इट इज लाइटर देन पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा हल्की है। अब ये पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा हल्की है तभी ये ऑयल के ऊपर है। ऐसी जो ऑयल है वो पानी से हल्का है तो वो पानी के ऊपर है। इस हिसाब से इनकी लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद अब पेट्रोलियम की हम क्या करते हैं, जो हमने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया है ना, जो पेट्रोलियम मैंने एक्सट्रैक्ट किया वो प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों की इम्प्योरिटीज हैं। अब उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसकी इम्प्योर चीजों को हटाने के लिए हम उसमें से क्या करते हैं, पेट्रोलियम को अलग अलग फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम की इतनी बड़ी रिफाइनरी होती है, इसमें से अलग अलग फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, या हम इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब उन सब चीजों को हमें बाहर निकालना है, होली होली करके उन्हें बाहर निकालना है। उसको हम एक स्पेशल रिफाइनरीज में लेके जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये रिफाइनिंग होती कैसे है कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो सेम होता है। आपको पता है, जब भी मैं एक लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करती हूँ, वेपर में, तो वो होता है मेरे पास उसको बॉयल करना। ऐसे अगर मैं वेपर को वापस से लिक्विड में लेके आ रही हूं तो मैं क्या करवाती हूं, उसको कंडेंसेशन करवाती हूं। तो जब उनका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट बिल्कुल सेम होगा तभी मेरे पास क्या हो रही है, यहां पे रिफाइनिंग हम कर रहे हैं और मिक्सेबल लिक्विड्स की कर रहे हैं। मेरे पास सब कुछ जितने भी चीजें हैं वो सारी पेट्रोलियम के अंदर मिक्स्ड है ना, वो सब की सब पेट्रोलियम के अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड है। तो उन्हीं मिक्स्ड चीजों को अब हमने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हम उन्हें हीट करेंगे। जैसे पेट्रोलियम था, हीट किया, जैसे जैसे टेम्परेचर रीच हो रहा है वो चीजें बाहर निकलती जा रही हैं। जैसे अगर मेरे पास इतना टेम्परेचर रीच हुआ तो फ्यूल बाहर निकल जाएगा, अगर मेरे पास 25 डिग्री से कम हुआ तो मेरे पास गैसोलीन निकल आएगा। तो वो सब चीजें मेरे पास यहाँ पे निकलती रहेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर उसके बाद पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, पेट्रोलियम से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एंड बिटुमेन। अब इनके यूजेस क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलपीजी को हम घरों में यूज करते हैं, पेट्रोल को हम गाड़ी वगैरह फ्यूल का एज ए यूज करते हैं, ऐसी जो केरोसिन है उसको हम स्टोव्स में, लैंप्स में यूज करते हैं, डीजल को भी फ्यूल की तरह यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को लुब्रिकेशन में यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स को हम ऑइंटमेंट्स, वैसलीन में यूज करते हैं और बिटुमेन को पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं। फिर हमारे पास आती है एक चीज जिसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है उसके अंदर 4 चीजें प्रेजेंट होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन उसमें प्रेजेंट होती है और ये कहां कहां पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान,
राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंदर पाई जाती है। ये है आपके पास नेचुरल गैस, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिसमें से मीथेन जो होती है वो 95% होती है, इसीलिए हम नेचुरल गैस को कई बार मीथेन भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल गैस जो होती है, अगर हम उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में रखें, जैसे मेरे पास एलपीजी है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, उस गैस को जब कंप्रेस करेंगे हम तो उसे लिक्विफाई कर रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, लिक्विफाई, तो वो बन जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसको हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे गाड़ियों के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, अगर एक बार खत्म तो वो खत्म हो जाएंगे। ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी कुछ यूज हो जाए, वो जल्दी खत्म ना हो, तो हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन एंड रिसर्च एसोसिएशन। ये पीसीआरए जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारे को बताती है कि कैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज को, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको कैसे आप स्टोर करके रख सकते हो, कैसे कम से कम यूज कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा काम इनसे ले सकते हो, ताकि आपकी ये बच भी जाए और फ्यूचर जनरेशंस को भी ये मिल पाए। तो यहाँ पे इंजन को स्विच ऑफ कर दो, टायर प्रेशर सही होना चाहिए, मेंटेनेंस कराओ अपने व्हीकल्स की, ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, इनको क्या कर सकते हो, इनके यूज को कम कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर इस वन शॉट में समझ आ गया होगा। एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और इसका मिलेगा आपको एक बोनस क्वेश्चन इन योर कम्युनिटी पोस्ट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।